नमस्कार दोस्तों। आपने AUA, KUA, ASA, KSA, आधार के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर आप एक लाइसेंस अप्लाई करने वाले हैं RBI के नई नोटिफिकेशन के द्वारा, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी NBFC या जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर हैं या पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट हैं वो eKYC लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये नोटिफिकेशन क्या है, वो उस फॉर्म के बारे में बताया था डिटेल में कि वो फॉर्म कैसे भरना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये eKYC क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, AUA क्या होता है, KUA क्या होता है, ASA क्या होता है, KSA क्या होता है। काफ़ी लोग ये सुनने के बाद थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब है क्या और इसमें से मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या बनना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। AUA कौन होता है, KUA कौन होता है, ASA कौन होता है, KSA कौन होता है, eKYC क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है। इनफैक्ट आज मैं आपको UIDAI या आधार का जो आर्किटेक्चर है ऑथेंटिकेशन या eKYC का, वो समझाने की कोशिश करूंगा। इससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि जब आप अप्लाई करें ये फॉर्म के लिए तो आपको KUA बनना है या KSA बनना है या सब KUA बनना है, क्या बनना है ये आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक बात मैं उसके पहले कहना चाहूँगा, मैं कोई UIDAI या किसी रेगुलेटर का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। ये बस मैं जो कुछ भी इस इंडस्ट्री के बारे में जानता हूँ या जो कुछ भी मैंने सीखा है लोगों से मिलकर या कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ के, उसकी माध्यम से या उसकी वजह से मैं कुछ आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। बट मेरा आग्रह आप लोगों से यही होगा, यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग किसी सलाहकार या किसी एक्सपर्ट की जानकारी ज़रूर लें और अपने जो रेगुलेटर हैं जैसे UIDAI, RBI और जो कुछ भी बाकी रेगुलेटर्स हैं इस चीज़ के लिए, आप उनकी बातों को देखें, उनकी नोटिफिकेशन को देखें, उनके वेबसाइट पर नज़र रखें। बिकॉज ये नोटिफिकेशंस और जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती रहती हैं। पर मैं आपको जो बेसिक है स्ट्रक्चर वो आज समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि ये जो आधार है, आप लोग सबको आधार पता होगा, ठीक है। तो मैं बेसिक में नहीं जा रहा कि आधार क्या होता है, कितने डिजिट का होता है, उसके डिजिट्स का मतलब क्या है, ये अभी नहीं बता रहा, शायद किसी और वीडियो में बता दूं, पर वो मुद्दा नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो आधार के बारे में जानते हैं पर आर्किटेक्चर के लिए कंफ्यूज हैं कि ASA, KSA और ये सब क्या होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा ऑथेंटिकेशन और eKYC के बीच में डिफरेंस क्या होता है UIDAI के सिस्टम के अंदर में। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब वो होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी कस्टमर का या कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट अपना पहले आधार नंबर डालता है किसी सिस्टम के अंदर में और फिर कुछ डिटेल्स डालता है, जैसे अपना अंगूठा डालता है, लगाता है, या फिर अपना डेमोग्राफिक डिटेल्स है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें डालता है। उसके बाद ये डालने के बाद क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक चैनल के थ्रू, उस चैनल की बात हम करेंगे, AUA KUA चैनल की बात करेंगे। तो चैनल के माध्यम से ये UIDAI के CIDR, जिसको हम सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी बोलते हैं, उसके पास जाती है और वहां से फेच होकर इन्फॉर्मेशन वापस आती है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या वापस आएगी, यस या नो में। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन के अंदर में UIDAI या CIDR और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपने जैसे क्लाइंट ने आधार नंबर डाला, उसके बाद उन्होंने नाम डाल दिया सही, और हो सकता है जेंडर मेल की जगह फीमेल या फीमेल की जगह मेल या कोई और जेंडर उन्होंने डाल दिया। अब जो रिस्पॉन्स आएगा आधार की तरफ से वो ये नहीं आएगा कि आपने क्या गलत डाला है, वो ये आएगा या तो यस है या नो है। यस तब होगा जब सारे पैरामीटर्स मैच कर जाएंगे उस आधार नंबर के साथ, और नो तब आएगा जब कोई भी एक पैरामीटर किसी भी तरीके से गलत है। ये नहीं बताया जाएगा कि क्या गलत है, ये सिस्टम में बस यस और नो आता है, जिसको हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। बहुत ही प्लेन सिंपल है। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी नहीं मिलती ऑथेंटिकेशन में। हाँ, ये डिजिटली साइंड और ये सिक्योर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स है वो UIDAI की तरफ से ही आ रहा है, वो होता है। लेकिन रिस्पॉन्स में जो आपको चाहिए एज अ कंपनी वो यस या नो ही होता और कुछ नहीं होता। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑथेंटिकेशन में क्या होता है। एक और कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक आधार कार्ड होल्डर की नहीं दी जाती। तो ये बहुत ही क्लियर रखिएगा, ऑथेंटिकेशन का मतलब है यस या नो। यस उस केस में जब चीज़ें मैच कर जाएंगी, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ एग्जैक्टली मैच होगा तो यस बताएगा, और अगर कुछ भी मिसमैच हो गया तो वो नो बता देगा। बस इतना ही है ऑथेंटिकेशन में। अब हम आते हैं eKYC को। तो eKYC में क्या होता है, जैसे जो जिसके लिए शायद कुछ लोग अप्लाई करें, जो KUA सब KUA का भी नोटिफिकेशन RBI की तरफ से आया हो, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी है।
तो इसमें क्या होता है कि आपको कस्टमर की कुछ बेसिक प्रोफाइल जैसे फोटोग्राफ्स मिल सकता है, नाम मिल सकता है, ये सारी डिटेल्स जो भी यूआईडीआई अलाउ करता है, एक रेगुलेशन, एक एक्ट, एक अपने रूल के हिसाब से वो आपको दे दी जाती है। और ये तभी होता है जब आप आधार का ऑथेंटिकेशन करते हैं। आधार का ऑथेंटिकेशन का मतलब आधार नंबर डाल दिया, कस्टमर के मोबाइल पे जो ओटीपी आया, कस्टमर ने अपना ओटीपी डाला, तो एक ई केवाईसी आ जाती है, जिसको जो यूआईडीआई है वो या तो उस कंपनी को या फिर उस कस्टमर को शेयर करती है या उस क्लाइंट को शेयर करती है एक डिजिटली साइंड सिक्योर्ड फॉर्मेट के अंदर में। ठीक है, तो इसको हम ई केवाईसी कहते हैं। ये बहुत जानना जरूरी है। तो ऑथेंटिकेशन जो है वो यस और नो करता है। ई केवाईसी के अंदर में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी यूआईडीए के अंदर अलाउड है, फोटोग्राफ्स और ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप एयूए बनना चाहते हो या केयूए बनना चाहते हो, सब एयूए बनना चाहते हो या सब केयूए बनना चाहते हो। सो जो ऑथेंटिकेशन है वो या तो एयूए कर सकता है या एएसए कर सकता है। अब एयूए एएसए क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और जो ई केवाईसी है वो के यू ए या के एस ए या सब के यू ए ही कर सकता है। अब ये सब क्या है इसके बारे में भी बताऊंगा, ये डेफिनेशंस का मतलब क्या है। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ई के वाई सी चाहिए तो आप के यू ए या सब के यू ए या के एस ए के लिए ही अप्लाई कीजिए। ए यू ए के लिए मत कीजिए। ए यू के लिए करेंगे तो बस यस नो मिलेगा, बाकी डिटेल्स नहीं मिलेगी। तो ये क्लियर रहिएगा। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ई केवाईसी के लिए, क्यों पूरी की पूरी फिनटेक इंडस्ट्री, एनबीएफसी इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री ई केवाईसी के पीछे जा रही है। पहले भी तो केवाईसी होता था जहां हम फोटो कॉपी लेते थे, ओरिजिनल सीन वेरीफाइड करते थे, साइन करवाते थे। तो अब क्यों ई केवाईसी की जरूरत पड़ी? तो ई केवाईसी का एक सबसे बढ़िया जो फायदा है वो ये है कि बहुत ही क्विक है, बहुत ही इजी ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे आप लोगों अगर और रिमोट ऑथेंटिकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब आपने आधार नंबर डाला, कस्टमर के मोबाइल पे ओटीपी डाला, कस्टमर ने ओटीपी डाला और वो ऑथेंटिकेशन हो गया कि हाँ ये वही कस्टमर है जो आपके सामने खड़ा है। दूसरा फायदा क्या होता है? लो कॉस्ट इन डिजिटल ऑनबोर्डिंग। इसका मतलब है कि एक डिजिटल माध्यम से बहुत ही लो कॉस्ट में ये आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है। ऑनबोर्डिंग कैसे होती है कि जैसा मैंने बताया ई केवाईसी में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। आप उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके अपने कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो होता है या कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म जो होता है या जो आपको ऑनबोर्डिंग फॉर्म है सिस्टम में, उसमें आप उसको एम्बेड करके डिटेल्स डाल सकते हो। इससे आपका मैनुअल फिलिंग ऑफ द फॉर्म जो है थोड़ा कम हो जाता है और एक ऑथेंटिकेशन हो जाती है। जैसे मान लो आपने आधार नंबर लिया और अंगूठा लगवा लिया और इन दोनों का ऑथेंटिकेशन हो गया तो आपको पता है कि जो कस्टमर सामने आपके खड़ा है, जो आदमी आपके या औरत जो आपके सामने खड़ी है या खड़ा है, वो वही है जो वो मतलब अपने आप को बता रहा है। तो बायोमेट्रिक के थ्रू आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो। तो इम्पर्सोनेशन, आप कह सकते हैं फ्रॉड के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें आपको फोटो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है कि फोटो कॉपी करा रहे हैं, साइन करा रहे हैं, उसको मैच कर रहे हैं। वो एक अलग प्रोसीजर है जो कि एक केवाईसी के माध्यम से शायद ज़रूरत पड़े। उसके लिए आप के आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन केवाईसी के लिए देख लीजिएगा। पर ई केवाईसी में वो एक थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि सब डिजिटल है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसमें रिमोट वेरिफिकेशन भी पॉसिबल है। इसका मतलब ओरिजिनल जो ओएसवी होता है, ओरिजिनल सिग्नेचर वेरीफाइड है, उसमें आपको कस्टमर को बुलाना पड़ेगा, उसकी फोटो कॉपी देखोगे, उसकी ओरिजिनल कॉपी देखोगे, उसको मैच करोगे, जो कि अब शायद वीडियो केवाईसी के माध्यम से और कम हो चुका है। पर लेकिन ई केवाईसी से आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फॉर्म या कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म भरना आसान हो जाता है इस ई केवाईसी के माध्यम से। तो ये चीजें थी ऑथेंटिकेशन और ई केवाईसी के बीच में डिफरेंस, और क्यों पूरी इंडस्ट्री ई केवाईसी आज मांग रही है, उनसे क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक छोटी सा एक इमेज, एक स्लाइड दिखाता हूं जिसके माध्यम से आप ये समझेंगे कि सिस्टम काम कैसे करता है और ये ई केवाईसी में कैसे सिस्टम्स में इंफॉर्मेशन फ्लो होते हैं और एयूए केयूए क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये कस्टमर आपके पास आता है, कोई क्लाइंट आता है, उसने अपना आधार नंबर आपको दिया, जैसे इसमें दिया हुआ है ट्रिप 4x1 4x2 3, ये एक रैंडम आधार नंबर है जो एक बस इस चीज़ के लिए मैंने यूज़ करा है। तो आप आधार नंबर आप डालिएगा। उसके बाद जो कार्ड होल्डर है, जो आधार नंबर होल्डर है, वो अपना बायोमेट्रिक अटैच करता है। जैसे मान लीजिए आइरिस स्कैन हो सकता है, जो रेटिना है वो स्कैन कर सकता है, या अंगूठा स्कैन कर सकता है, या फिर शायद कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि कुछ टाइम बाद हो सकता है फेशियल रिकॉग्निशन भी
आधार अलाउ कर सकता है, पर ऐसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। ये शायद क्योंकि हम फेस भी कैप्चर कर सकते हैं, तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स आ चुके हैं कि आधार के रजिस्ट्रेशन के समय जो आपका फेस कैप्चर हुआ था उसके बेसिस पे शायद ऑथेंटिकेशन पॉसिबल हो पाए। अभी नहीं कुछ पता है, बस मैं एक चीज़ें बता रहा हूँ कि शायद कभी हो जाए। उसके बाद आप क्या करते हो, या तो आधार के साथ बायोमेट्रिक डालते हो। बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आप आइरिस स्कैन हो सकता है, आंखों रेटिना पुतलियों का वो स्कैन हो सकता है, या आपके अंगूठा हो सकता है, या शायद इन फ्यूचर फेस हो सकता है। तो इन दोनों को जब मैच करेंगे तो आपका ऑथेंटिकेशन और ई-केवाईसी इन दोनों के माध्यम से दोनों पॉसिबल है। या फिर आप क्या करते हैं, आप आधार नंबर डालते हैं, उसके बाद आप उसका जो कार्ड होल्डर उसका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें डालते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं तो ऑथेंटिकेशन में मैंने क्या बताया था, अगर ये सारी चीज़ें मैच हो गई तो आपको रिस्पॉन्स आएगा यस, और अगर नहीं होती है तो नो। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। पर अगर आपने ई-केवाईसी का यूज़ कर रहे हो और ये दोनों पैरामीटर्स मैच हो जाते हैं 100%, तो आपको एक सिक्योर्ड फॉर्मेट में डिटेल्स आपके पास, बेसिक डिटेल्स आपके पास आती है कि वो कौन है, क्या है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो यूआईडीआई टाइम टू टाइम चेंज करता है या कर सकता है, और वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपके ई-केवाईसी के लिए काम आती है। तो आगे बढ़ते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, आप आधार नंबर डाल सकते हैं, उसके बाद आप एक इलेक्ट्रॉनिक जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है वो भी कस्टमर डालता है, और उसका ई-केवाईसी या ऑथेंटिकेशन दोनों हो सकता है। तो अब इसमें समझने वाली चीज ये होगी कि ये जो आप देख रहे हैं आधार नंबर और ये जो बायोमेट्रिक देख रहे हैं, तो ऑथेंटिकेशन और ई-केवाईसी के तीन माध्यम है, तीन। पहला बायोमेट्रिक, जिसमें आप अपना आइरिस, अपना अंगूठा या फिर अपना स्कैन कर सकते हो, तो उससे भी ऑथेंटिकेशन और ई-केवाईसी दोनों हो सकती है। अगर आप एयूए हैं तो ऑथेंटिकेशन होगा, अगर आप केयूए हैं तो केवाईसी होगा। उसके बाद आप डेमोग्राफिक मतलब नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं आधार के साथ। तो इन तीनों में जो बायोमेट्रिक है, डेमोग्राफिक है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ओटीपी, इन तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं आधार के साथ, और आपका ऑथेंटिकेशन यस और नो में या ई-केवाईसी में आ जाता है। अब बगल में आप ये जो इमेज देख रहे हैं वो क्या होता है, जैसे एक फ्लो है। मान लेते हैं एक कस्टमर है जो आपके पास आता है, कहता है कि मुझे एक अकाउंट खुलवाना है या मुझे एक लोन लेना है, कुछ भी लेना है, आप मेरा ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। आपने कहा ठीक है चलो ऑथेंटिकेशन से शुरू करते हैं। तो आप क्या करो, पहले अपना आधार नंबर आप लेते हो उनसे, उसके बाद एक सिस्टम में एक डिवाइस होता है, रजिस्टर्ड डिवाइस होता है, उसके अंदर में आप डिटेल्स डालते हो। डिटेल डालने के बाद अगर आप एक ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी हो, यानी आप एक लाइसेंस्ड एंटिटी हो यूआईडीआई के अंदर में, तो ये इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस से एयूए के पास जाएगी। ये मैं ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा हूँ, यस नो वाले के, ई-केवाईसी के लिए नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, ये एयूए के पास जाएगी, एयूए के बाद ये घूमते हुए एएसए के पास जाती है। तो और एयूए क्या हुआ, ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी, और एएसए क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी के पास लीज लाइन होती है सीआईडीआर के सर्वर के लिए, जो यूआईडीआई का जो यूआईडीआई ओन करता है। तो यूआईडीआई क्या है, यूआईडीआई एक इंस्टीट्यूशन है जो एक सीआईडीआर मेंटेन करता है, जिसके बारे में हमने बात करी है। और सीआईडीआर जो है सारे डिटेल्स और रिपोजिटरी और बाकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और जैसे ही ये ऑथेंटिकेशन सारी डिटेल्स डालती है, ये यहाँ से सर्वर एएसए को डिटेल भेजता है, एएसए एयूए को भेजता है, एयूए डिवाइस में यस और नो बताता है, और फिर आधार कार्ड होल्डर को पता चल जाता है कि आपका ऑथेंटिकेशन यहाँ हुआ है और ये सब चीज़ों के लिए हुआ है। अब सेम चीज जो है वो केयूए के केस में भी काम करती है। अब बस आपको क्या करना है, इस पूरी इमेज में एयूए की जगह में केयूए कर देना है। तो केयूए क्या हो गया, केवाईसी यूजर एजेंसी, और केएसए क्या हो गया, केवाईसी सर्विस एजेंसी। पूरा फ्लो सेम रहेगा, बस यही होगा कि ये जो यहाँ बैठा है बंदा, इसको एक्चुअली यस और नो के बजाय ई-केवाईसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको फ्लो समझ में आ गया कि कैसे फ्लो होता है। आगे मैं एक और फ्लो बताऊंगा जिसमें दिखाऊंगा सब एयूए सब केयूए कहाँ पे होता है। अच्छा, जानने की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बायोमेट्रिक सिस्टम में दो तरह के मैच होते हैं। इस मैच को हम बोलते हैं 1:1 या 1:n। इसका क्या मतलब होता है, 1:1 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर अब आपने डिटेल डाली, मान लीजिए कोई आईडी डाली और बायोमेट्रिक अंगूठा लगा दिया, तो ये 1:1 मैच होता है। इसका फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत बड़ी आबादी है, 140, 150, 200 करोड़ इस टाइप की आबादी है,
और आपको क्या करना है कि आपको ऑथेंटिकेट करना है सिस्टम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर मान लो बस अंगूठा लगा के छोड़ दोगे और बताओगे भाई ये कौन है, क्या ये पीयूष है या कोई और है, तो पता नहीं चल पाएगा उस मामले में, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि मेरा नंबर भी डालते हैं और बायोमेट्रिक भी डालते हैं और दोनों में मैच करता हूं, तो उसको खोजने में आसानी होगी। पहले वो क्या करेगा, मेरा नंबर जाके हिट करेगा और मेरे नंबर के अगेंस्ट देखेगा क्या ये बायोमेट्रिक पीयूष का है या नहीं है, ठीक है, ये देखता है। दूसरा जो मैच होता है उसको 1:n कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मैं कोई आईडी नंबर नहीं देता हूं, मैं सिस्टम के अंदर बस अंगूठा लगाता हूं या अपनी आईरिस स्कैन करता हूं या चेहरा स्कैन करता हूं और वो अपने आप बता देता है कि ये पीयूष सिंह है और कोई नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम चूंकि बहुत बड़ा है तो उसको हर बार पूरा डेटाबेस स्कैन करना पड़ेगा, डिटेल्स निकालनी पड़ेगी, मैच करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि थोड़े मोड़े जो जो सिमिलर मैचिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी आ जाएंगे, शायद ये भी पीयूष हो सकता है, शायद ये भी पीयूष हो सकता है, फिर आपको खोजना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा अवॉइड करता है 1:1 मैच। और 1:n जो है बहुत ही कम्बरसम है, बहुत ही बड़ा एक फाइल डेटाबेस होता है जो कि शायद कुछ देशों में यूज किया जाता है। तो ये जानना जरूरी है कि ये 1:1 मैच या 1:n मैच होता है। तो जहां भी मैंने आधार के वेबसाइट पे सारी डिटेल्स देखी, आधार जो है वो 1:1 को फॉलो करता है आपके बायोमेट्रिक को ऑथेंटिकेट करने के लिए, आपके ई-केवाईसी को करने के लिए। इसे अगर आप देखेंगे कि आधार नंबर एक 1 है और दूसरा 1 बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक या ओटीपी हो सकता है। तो 1:1 के केस में ऑथेंटिकेशन कर पाना थोड़ा आसान होता है और ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी होती है, इसीलिए ये फॉलो किया जाता है। तो ये था इस वीडियो में जो मैंने आपको आर्किटेक्चर समझाने की कोशिश की है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इसके बारे में क्या है। तो एक अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ सब KUA या सब AUA क्या होता है, और अगर आप KUA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कहाँ पे रहेंगे, और सब KUA के अप्लाई कर रहे हैं तो आप कहाँ रहेंगे। अब ये देखिए, जो सबसे पहले ऊपर ब्राउन कलर का है वो है UIDAI का CIDR, मतलब कहाँ, जहाँ पे डिटेल्स आधार की रहती है। उसके नीचे में अगर मैं KYC की बात करूं, जो E-KYC है, जो जिसमें क्लाइंट की डिटेल्स आपको मिलती है, उसमें सबसे ऊपर होता है KSA, KYC सर्विस एजेंसी। उसके नीचे होता है KUA, KYC यूजर एजेंसी, और उसके नीचे होता है सब KUA। इसका मतलब अभी जो RBI की नोटिफिकेशन आई है, या तो आप KUA के लिए अप्लाई कर सकते हैं या सब KUA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर, और एक चीज देखिएगा, जो KSA होता है वो मल्टीपल KUA का इंफॉर्मेशन जो है UIDAI को भेज सकता है। इसका मतलब कि KSA अपने नीचे मल्टीपल KUA बनाता है, KUA अपने नीचे सब KUA बना सकता है बहुत सारे। तो जैसे मान लो अगर 10 सब KUAs हैं तो वो एक KUA को इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, हो सकता है एक KUA के माध्यम से वो जुड़े हुए हैं। तो ये KUA जो है वो 10 सब KUAs का इन्फॉर्मेशन जब भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड और रिक्वेस्टेड फॉर या KYC इज रिक्वेस्टेड फॉर, वो आगे बढ़ाता है। KUAs की जो रिक्वेस्ट है वो KSA के पास जाती है और KSAs जो हैं वो CIDR के पास या UIDAI के पास इंफॉर्मेशन भेजते हैं, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन UIDAI देता है वो सीधे KUA को नहीं देगा, ठीक है। इवन दो KUA और सब KUA भी रजिस्टर्ड हैं, एक इनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा UIDAI से, पर UIDAI जो है वो इसी माध्यम से इस चैनल में बात करता है, जिस माध्यम से इंफॉर्मेशन जाएगी उसी माध्यम से वापस आएगी, ये याद रखिएगा। तो जब भी भले सब KUA ने ऑथेंटिकेट KYC की रिक्वेस्ट करी है, वो इसी माध्यम से ऊपर जाएगा और वो इसी माध्यम से नीचे आएगा सारी इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन जिसमें यस और नो मिलता है, उसमें भी ASA ऊपर होता है, फिर उसके नीचे AUA होता है, उसके नीचे सब AUA होता है। तो ये सारी चीज़ें वैसे फॉलो करती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है वो क्या करती है, जैसे KSA बन गई तो वो KSA और KUA दोनों का काम भी कर सकती है, ठीक है। तो वो KSA भी बन सकती है, KUA भी बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास KYC का लाइसेंस है या फिर ऑथेंटिकेशन का लाइसेंस है। तो ये दोनों अलग अलग एंटिटी भी हो सकती है और सेम एंटिटी भी हो सकती है। जैसे मैं एक बहुत बड़ी एंटिटी हूँ, मैंने क्या किया, मैंने कहा KUA का लाइसेंस क्यों लूँ, मैं KSA ले सकता हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे मैं बहुत बड़ा बैंक हूँ, मुझे लगता है कि शायद मुझे KSA की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने KSA बन गया। हो सकता है कोई मेरा एक एप्लीकेशन हो, एक सेपरेट एंटिटी हो जिसको मैं UIDAI में रिक्वेस्ट करके KUA का भी लाइसेंस ले सकता हूं। तो क्या हो गया, इस केस में मैं ही अपनी एंटिटी को एज अ KUA भी सर्व करने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन
इस केस में भी जो सेपरेट एंटिटी है उसको भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा यूआईडीआई के अंदर एज ए केयूए। ऐसा नहीं है कि अगर आप केएसए बन गया तो आपको जिसको मन किया आपने केयूए सब केयूए बना लिया। ये यूआईडीआई के ऑथराइजेशन और अप्रूवल के बाद ही आप बन सकते हो, और सेम चीज फॉलो होती है एएसए या ऑथेंटिकेशन के केस में भी। पता है आप लोगों ने एक चीज और नोटिस कर ली होगी इस स्लाइड में, वो है ग्लोबल वर्सेस लोकल एयूए। ये क्या होता है? चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ग्लोबल और लोकल एयूए के बारे में बताऊंगा। ये यूआईडीआई ने 2018 में एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने कंपनीज को ग्लोबल और लोकल एयूए के बीच में बांटा है, और उसमें बताया है कि कैसे वो ऑपरेट करेंगे। तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो कि शायद आपको हेल्प करेगी फर्दर समझने में कि जब आपको लाइसेंस मिलेगा या जब आप एक थोड़े डीप लेवल पे जाएंगे एप्लीकेशन के बाद, तो आपको ग्लोबल एयूए मिलेगा या लोकल एयूए मिलेगा। तो वो हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप भी शायद इतनी इन्फॉर्मेशन एक बार में ले ना पाओ। तो इस बार हम फोकस करते हैं बस ऑथेंटिकेशन एंड ई केवाईसी के बारे में। तो अब सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आप भी अभी भी कंफ्यूज हो गए, एवाईसी क्या है, केवाईसी क्या होता है, केवाईसी सॉरी ई केवाईसी क्या होता है, एएसए क्या होता है, यूआईडीआई क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये टर्म्स आपको डिफाइन और समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला तो यूआईडीआई क्या है, आपको पता है यूआईडीआई एक रेगुलेटर है जो कि एक आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम को देखता है या उसकी देख रेख करता है, और सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपॉजिटरी को ओन करता है और मैनेज करता है। सो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो यूआईडीआई के माध्यम से सीआईडीआर में ही रिसाइड करता है। तो एक रिपॉजिटरी है जिसके अंदर आपका आधार नंबर, बायोमेट्रिक्स और ये सब एक तरह से स्टोर्ड रहता है, और ये यूआईडीआई के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, कोई और एंटिटी के द्वारा नहीं। अब इसमें आप पूछेंगे एएसए कौन होता है, तो एएसए हो गया ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी। तो इनका एक सिक्योर्ड लीज लाइन कनेक्टिविटी होता है सीआईडीआर के साथ या यूआईडीआई के साथ, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है एक एयूए की तरफ से या मल्टीपल एयूए की तरफ से, एएसए का काम है उन सारे ऑथेंटिकेशन को रिक्वेस्ट को सीआईडीआर यूआईडीआई के पास भेजना, और उसका रिस्पॉन्स है वो वापस उसी चैनल से वापस लेके दे देना नीचे में, ऑथेंटिकेशन येस और नो फॉर्मेट में। अब ये क्या होता है, जब आप देख रहे होंगे एएसए इतनी बड़ी एंटिटी है और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सीधे एक लीज लाइन के द्वारा एक्सेस कर सकता है यूआईडीआई या सीआईडीआर का डेटाबेस। इसका मतलब है कि काफ़ी सिक्योर्ड लाइन होनी चाहिए। आधार का इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिक्योर्ड होना चाहिए, इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, चाहे वो सिक्योरिटी पैरामीटर्स में हो, चाहे वो लीज लाइन की हो, तो वो रिसोर्सेज भी इसके अंदर ज़्यादा लगते हैं। अब हम बात करते हैं एयूए की, ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी। वो क्या होता है, वो कोई भी एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि आधार ऑथेंटिकेशन मतलब येस और नो यूज करना चाहती है, वो भी सीआईडीआर के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना चाहती है। तो वो क्या करती है कि वो किसी पहले एएसए के पास जाती है और कहती है हम आपकी सेवा लेना चाहते हैं एंड वी वांट टू बिकम एन एयूए। एएसए सेज ओके यू कैन बिकम आवर एयूए, व्हाट यू कैन डू इज दैट यू हैव टू फिल अप द फॉर्म एंड यू हैव टू डू जो भी नेगोशिएशंस डिस्कशंस हैं वो करोगे, आप फॉर्म भरोगे, एंड देन एएसए ये फॉर्म जो है आगे यूआईडीआई को भेजता है या एयूए यूआईडीआई को भेजता है और बताता है कि हम इस एएसए के साथ काम करना चाहते हैं, और अप्रूवल के बाद फिर वो एयूए बन जाता है। अब सब एयूए कौन होता है? मान लीजिए आप एक सब एयूए क्या है, एक एंटिटी है जो कि शायद आधार ऑथेंटिकेशन का यूज करना चाहती है, लेकिन शायद वो इतने बड़े लेवल पे अपने सिस्टम्स को बना नहीं सकती, या फिर उसको अभी भी जस्ट उन्होंने शुरू किया है, या शायद उनकी इतना बड़ा ऑपरेशंस नहीं है कि उनको एयूए बनने की ज़रूरत है। तो वो क्या करते हैं, किसी एयूए को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे सब एयूए की सर्विस दे दो ताकि मैं अपने कस्टमर की ऑथेंटिकेशन कर सकूं। तो अगेन एयूए के नीचे सब एयूए बन जाते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था। तो सेम चीज ना, अब केवाईसी के बारे में बात करते हैं। तो केएसए कौन होता है? केवाईसी सर्विस एजेंसी जो है वो अगेन यूआईडीआई के जो सीआईडीआर है उसके साथ एक लीज लाइन कनेक्टिविटी रखता है। अच्छा, इसमें एक चीज जानने की जरूरत है कि केएसए बाय डिफॉल्ट एएसए होता है या फिर ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी होती है। सिमिलरली जो केवाईसी यूजर एजेंसी है, पर उल्टा नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। हर केएसए जो है एएसए बन सकता है, पर हर एएसए केएसए नहीं बन सकता, क्योंकि वो बस ऑथेंटिकेशन येस नो में करता है और केएसए जो है वो ई केवाईसी या केवाईसी करता है। सिमिलरली केवाईसी यूजर एजेंसी क्या है, वो एक केएसए के नीचे की एंटिटी है जो कि ई केवाईसी की सर्विस लेना चाहती है। अगेन इसमें भी सेम चीज होता है, वो केएसए के पास जाती है और कहती है मुझे ये सेवाएं लेनी है,
रजिस्ट्रेशन, कमर्शियल अग्रीमेंट्स, नेगोशिएशंस, जो कुछ भी होता है वो होगा। फिर वो यूआईडीआई के पास जाएगा। यूआईडीआई जो है अगर अप्रूवल देती है, सारी ऑडिटिंग में सारी चीज़ें सही निकलती है, तब उनको वो लाइसेंस मिल जाता है। उसके नीचे फिर सब के यूए होता है। सब के यूए भी अगेन सेम चीज़ है कि उनको आधार का केवाईसी की डिटेल्स लेनी है, ई केवाईसी की सर्विसेज लेनी है, पर शायद वो इतने बड़े नहीं हैं या फिर वो के यूए का लाइसेंस नहीं लेना चाहते, तो वो किसी के यूए को अप्रोच करके एक सब के यूए भी बन सकते हैं इसके मामले में। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, आप फ्लो में खो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज़ क्या है। तो अब दिखाता हूं, मैं लास्ट बार आपको रिवाइज कराना चाहता हूं कि ये पूरा फ्लो कैसे होता है और आधार का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो फिर से आपके स्क्रीन पे आधार का आर्किटेक्चर ये रहा। तो अब जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आधार होल्डर है, जिसके पास आधार नंबर है, वो आपके पास आता है। आप ये हैं जो एक बिजनेस है, जो आप ऑथेंटिकेशन या ई केवाईसी करना चाहते हैं। तो अगेन यहाँ पे आप देख रहे होगे सब एयूए है और वही सब के यूए है। इसका मतलब अगर आपने सब के यूए के लिए अप्लाई किया है, तो आधार होल्डर जो है वो आपके पास आएगा, सब एयूए सब के यूए के पास जाएगा। यहाँ से वो फिर एयूए या के यूए, डिपेंडिंग अगर ऑथेंटिकेशन है तो एयूए, और अगर ई केवाईसी है तो के यूए। उसके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो एएसए के पास, अगर ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी है, और अगर केवाईसी ई केवाईसी चाहिए तो केएसए के पास जाता है। तो इसमें क्या, लेकिन एक चीज़ ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर आपने सब एयूए बने हुए हो, तो ये आधार होल्डर जो है वो सीधे एयूए के पास नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बस एक पैरेलल है। इसका मतलब आधार जो कार्ड होल्डर है उसको ऑथेंटिकेट एयूए भी कर सकता है सीधा, सब एयूए भी कर सकता है, और एएसए या केएसए भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बैंक है जो कि केएसए है, तो ऐसा नहीं है कि वो केएसए बैंक वाला बोलेगा ऐसा करो भाई, ऑथेंटिकेशन करने के तुम एयूए या सब एयूए को खोजो और उसके पास जाओ। तो इसका मतलब डायरेक्टली आधार कार्ड होल्डर है वो किसी भी सिस्टम पे आ सकता है। लेकिन अगर आप इसमें से कोई पार्टिसिपेंट है, सब एयूए हैं, सब के यूए हैं, या एयूए हैं, के यूए हैं, तो आपको ये ही चैनल फॉलो करना पड़ेगा। हुआ कि जो नोटिफिकेशन आई है, अगर आप सब के यूए बनेंगे तो आपको एक के यूए खोजना पड़ेगा जिसके साथ आपको अटैच होना है। के यूए जो है वो किसी केएसए के साथ अटैच्ड होगा, और ये फिर लीज लाइन के थ्रू ये जो देख रहे हैं सारा डिटेल्स जाता है, और उसी माध्यम से ये सारा डिटेल जो है वो वापस फ्लो होते होते यहाँ आता है, और आप इसी तरीके से अपना ई केवाईसी या ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी डिटेल्ड डिस्कशन, या आपको कह सकते हैं समझाने के बाद, आपको एटलीस्ट एएसए क्या होता है, केएसए क्या होता है, ई केवाईसी क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है आधार का, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेटा फ्लो, इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इस नोटिफिकेशन के बाद मुझे ऐसा लगता है शायद कि आप लोग एक शायद बेटर पोजीशन में हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपको सब के यूए बनना है या के यूए बनना है। ठीक है, तो ये डिसीजन आपको खुद लेना होगा अपने बिजनेस ऑपरेशंस को लेके। कितना बड़ा बिजनेस ऑपरेशन है, कितने कस्टमर्स हैं आपके, कितने ऑथेंटिकेशन आपको दिन के या महीने के या क्वार्टर के आपको करने हैं, आप क्या उनके पास वो सारी टेक्निकल गाइडलाइंस या जितने भी जो हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स, या फिर आधार वॉल्ट की हम बात कर लें, या जो कुछ भी आईटी पैरामीटर्स जो यूआईडीआई ने डिफाइन किए, क्या वो आपके पास हैं या नहीं, आपको लगता है फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों के असेसमेंट के बाद आप इसमें से चुन सकते हैं कि आपको क्या बनना है। पर अभी जो जो नोटिफिकेशन आई हुई है आरबीआई की फॉर एनबीएफसीज, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एंड पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, उसमें जो आया हुआ है वो सब के यूए या के यूए के लिए है। तो आप उसी को पढ़ते हुए आप सब के यूए या के यूए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आई है तो ये वीडियो शेयर करें, ताकि जिनको यहाँ पे कन्फ्यूजन है इस मामले में वो इस चीज़ से सीख सकें। और दूसरा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, लोगों के साथ कमेंट भी कर सकते हैं अपने सवाल। अगर आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे जो कुछ भी आता है मैं उसका डिटेल आपको ज़रूर दूंगा। और एक चीज़ और, जो कुछ भी कुछ नोटिफिकेशंस के बारे में जो मैंने यहाँ पे बातें करी हैं, जो आधार को लेके, जैसे इस आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं डिटेल्स, बाकी डिटेल्स की बात कर रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डालूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके ये पढ़ भी सकते हैं डिटेल में इसके बारे में। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा, ये अप्लाई करने के पहले आप आधार का जो रेगुलेशन है, जो एक्ट है, वो आप ज़रूर पढ़िए। वो भी आपको यूआईडीआई के सर्वर पे मिल जाएगी। आप रेगुलेटर की वेबसाइट, चाहे जो भी है, यूआईडीआई या आरबीआई या जो भी रेगुलेटर, उनकी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पे सर्कुलर्स पे नज़र रखिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं।